सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज की इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के प्रैक्टिस सेट 11 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जिसमें हम इंडियन पॉलिटी जो है इसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो है ये रिवाइज हो रहे हैं। आपको पता है एक बार हम ये इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी हम पढ़ चुके हैं। अब दोबारा से जो है दूसरे पार्ट जो है इसके वो पढ़ रहे हैं। 6-7 वीडियो जो है वो पहले सेशन पर आ गई हैं। अब दूसरा सेशन जो है इसका स्टार्ट है, जिसकी ये जो है लगभग तीसरी चौथी वीडियो है। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें तो 11th जो है प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है आपको 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल चुके हैं। कल ही मैंने चौथा फुल लेंथ मॉक टेस्ट डाला है और एक फुल लेंथ को और डालने की जो है वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको विद इन डेज़ के अंदर। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा हमारा ऑफिशियल ऐप जो है एडवर्ड विंग्स का वो लॉन्च हो चुका है। प्ले स्टोर पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है इसका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर आपको JKPSI का मॉक टेस्ट कोर्स जो है वो मिल रहा है इस वक्त। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, 4 सेक्शनल टेस्ट है, एक डेमो टेस्ट है इसके अंदर। और उसके अलावा JKPSI के हैंड रिटन नोट जो हैं JKSP टॉपर के द्वारा लिखे हुए, ये भी आपको जो है वहाँ पर मिल रहे हैं, जिसमें सभी सेक्शंस के नोट्स जो हैं वो आपको हैंड रिटन फॉर्म में वहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो है 12 मंथ जो है लास्ट लगभग 14 महीने जो है अगस्त 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 के मंथली PDF जो है करंट अफेयर्स की, जो कि JKSP एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो मंथली PDF जो हैं वो भी हैंड रिटन फॉर्म में जो है उसी JKSP टॉपर के द्वारा जो है बनाई गई हैं। वो भी कोर्स जो है अवेलेबल है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर जो है चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखते हैं इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 11। पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द 6 राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड। ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज़ हो जाएगी? तो जो आपको आर्टिकल 19 के अंदर जो आपके 6 राइट्स मिलते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, तो वो सस्पेंड हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो है आपका रहेगा वो 1 और 3। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या फिर मार्शल लॉ लग जाता है, तो तब आपके जो 6 राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 वो आपके सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इंटरनल इमरजेंसी लगती है तो तब आपके जो है ये आर्टिकल 19 के जो 6 आर्टिकल्स हैं, 6 राइट्स हैं, वो सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले का आंसर रहेगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स इन इंडिया। ठीक है, तो इन दोनों में से फॉरेनर्स जो हैं यानी जो विदेशी लोग हैं उनको इनमें से कौन से राइट्स जो हैं वो मिलते हैं भारत में? पहला है राइट ऑफ एजुकेशन और दूसरा है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर जो है वो आपका रहेगा ओनली ए, यानी राइट टू एजुकेशन जो है ये फॉरेनर्स को मिलता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये फॉरेनर्स को जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 21 के रिलेटेड तो आर्टिकल 21 में ये कहा जाता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज। ठीक है, तो आपको जो 21 आर्टिकल के अंदर प्रोटेक्शन मिलती है लाइफ की, पर्सनल लिबर्टी की, वो आपको कौन कौन से एक्शंस के अगेंस्ट मिलती है? ऑप्शन 1 है लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ ही मिलती है, या सिर्फ आपको एग्जीक्यूटिव एक्शंस के खिलाफ मिलती है, या आपको दोनों के खिलाफ मिलती है, या फिर इन दोनों में से किसी के खिलाफ नहीं मिलती? तो इसका आंसर जो रहेगा वो है आपका बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव एक्शंस हो या एग्जीक्यूटिव एक्शंस हो, इनके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन मिलती है। इसके खिलाफ अगर आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कोई हनन हो रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो आर्टिकल 21 के अंदर जो है आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट RTI। ठीक है, तो RTI दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 19 के अंदर आता है। एंड दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो RTI के अंदर नहीं आती, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर RTI नहीं लगा सकते आप, यानी वहाँ पर अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की कोई जानकारी चाहिए तो आप RTI नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका वो रहेगा सिर्फ एक। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये आपका फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल 19 आर्टिकल के अंदर आता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये भी जो है RTI के परव्यू के अंदर आती है। तो ये आपका जो है ये गलत स्टेटमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी RTI के अंदर आती है, तो इसका आंसर रहेगा ओनली 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के खिलाफ होता है, आपको पता है। तो आर्टिकल 32 कन्फर द राइट टू रेमेडी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 32, ठीक है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके फंडामेंटल राइट्स की हनन हो रही है, तो उसके खिलाफ जो है अगर आपको केस करना है तो आप आर्टिकल 32 के अंदर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल 32 के लिए जो है कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट कैन सस्पेंड दिस राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, कि पार्लियामेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है आपका आर्टिकल 32 जो है उसको सस्पेंड कर सकता है। दूसरा है कि ओनली सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है जो कि आपकी रिट्स इशू कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका जो पहला स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट कैन सस्पेंड दिस राइट, तो ये आपका गलत रहेगा। पार्लियामेंट के पास नहीं होता, नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपका प्रेसिडेंट ही होता है जिसकी हुक्म पर जो है ये 32 के अंदर जो है आपके जो भी राइट्स हैं उसको सस्पेंड किया जा सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट जो आपका ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आपका हाई कोर्ट जो है वो भी जो है हाई कोर्ट के हनन के खिलाफ जो है वो आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आर्टिकल जो है दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये आपके गलत हैं, तो नन जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इनमें से कौन सी रिट जो है वो इशू की जा सकती है? पहला है प्रोहिबिशन सर्टेरियो एंड मैंडेमस, दूसरा है सर्टेरियो मैंडेमस, तीसरा है प्रोहिबिशन मैंडेमस एंड चौथा है प्रोहिबिशन एंड सर्टिरेरी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका वो आएगा बी। तो सर्टिरेरी जो एंड मैंडेमस रिट्स जो हैं ये दोनों जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो हैं इशू की जा सकती हैं अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर मेड नॉन जस्टिसेबल एंड लीगली नॉन इन्फोर्सेबल बिकॉज, ठीक है। तो आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज जो है ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं और लीगली जो है ये बाइंडिंग नहीं होते, इन्फोर्सेबल नहीं होते। तो इसकी क्या वजह है, आखिर क्यों इनको नॉन जस्टिसेबल रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है कि कंट्री डिडंट पोजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स टू इम्प्लीमेंट देम, एंड दूसरा है कि देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री दैट कुड स्टैंड इन द वे ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है इस केसेस में वो सही हैं, दोनों ही चीज़ों की वजह से। पहले तो है कि इतनी वाइड इंटरप्रिटेशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की कि हमारे पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इसलिए जो है इसको नॉन जस्टिसेबल रखा गया। दूसरा है कि वाइड स्प्रेड बैकवर्डनेस भी है हमारी कंट्री में जिसकी वजह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो उसमें प्रॉब्लम आ सकती थी, इसलिए जो है इसको नॉन जस्टिसेबल रखा गया ताकि लोग कोर्ट्स में ना चले जाएं और लोग हर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो कानून से जो है वो मदद ना लेने शुरू कर दें, ठीक है। तो इसलिए इसको नॉन जस्टिसेबल रखा गया है। आंसर रहेगा बोथ। तो नॉन जस्टिसेबल है तो मर्जी है, अगर लगाना चाहती है कोई स्टेट तो लगा सकती है, अदरवाइज देयर इज़ नो कंपल्शन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, DSPS लिख दीजिएगा इधर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो है DPSP सॉरी, उसके बारे में अगर आप देखोगे तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? तो पहला है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज आर मेंट टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर मेंट टू एस्टैब्लिश सोशल डेमोक्रेसी, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मेंट टू एस्टैब्लिश द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसमें से आपको पता है कि स्टेटमेंट 1 जो है ये आपका गलत रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो इनका काम नहीं है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो आपकी फंडामेंटल राइट्स के द्वारा जो है वो प्रोवाइड की जाती है। एंड बाकी 2 स्टेटमेंट्स जो हैं आपके 2 और 3 दे आर राइट, ये सोशल डेमोक्रेसी के लिए भी होती है एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है उसके बारे में सही है? पहला है कि प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना है तो उससे पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेना ज़रूरी है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल इफ़ ड्यूली पास बाय बोथ द हाउस, और अगर अमेंडमेंट बिल जो है दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट की उन्होंने इसको पास कर दिया है तो फिर कंपल्शन बन जाती है प्रेसिडेंट के ऊपर कि उसको पास करना ही करना है, वो मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस केस में आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले कोई भी प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती। मनी बिल होगा तो प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होगी, अमेंडमेंट
अमेंडमेंट वाले बिल में कोई प्रेसिडेंट की जो है नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है। और दूसरा जो है ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट को जो है अप्रूवमेंट देनी ही पड़ती है। अगर दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट के वो इसको अप्रूव करेंगे तो प्रेसिडेंट को जो है इसको करना ही पड़ेगा अप्रूव। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एनरोलमेंट्स अलाउंसेज एंड प्रिविलेज ऑफ गवर्नर कैन बी अल्टर्ड बाय, ठीक है। तो गवर्नर को जो भी एनरोलमेंट्स मिलते हैं, जो सैलरीज मिलती हैं, अलाउंसेज मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, उसको अगर बदलना हो तो उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए जो है आपका ऑप्शन ए जो है इज़ योर राइट आंसर, कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करना होगा सिंपल मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट को, और उसके द्वारा जो है गवर्नर की एनरोलमेंट जो है उनको बदला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फेडरल फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर जो हैं इनमें से वो कौन कौन से हैं। पहला जो है आपका सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड तीसरा है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो तीनों ही जो हैं आपके सही आंसर हैं। आंसर आपका 1, 2 एंड 3 रहेगा, ठीक है। तीनों ही जो हैं ये आपके फेडरल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, चाहे वो सुप्रीमेसी हो कॉन्स्टिट्यूशन की, या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो, या इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। देखिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है कि इन रिस्पेक्ट टू मैटर इनैमोरेटेड इन कॉन्क्यूरेंट लिस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द स्टेट, ठीक है। तो कॉन्क्यूरेंट लिस्ट के बारे में अगर कहा जाता है कि इस मामले में एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है, यानी इसको इम्प्लीमेंट करने की पावर वो स्टेट्स के पास होती है। दूसरा है कि कॉन्क्यूरेंट लिस्ट के मामले की लेजिस्लेटिव पावर जो है वो सिर्फ सेंटर के पास है। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है कि कॉन्क्यूरेंट लिस्ट के मामले में जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर वो स्टेट्स के पास होती है। बाकी जहाँ तक अगर हम लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो सिर्फ सेंटर के पास नहीं होती, वो सेंटर के पास भी होती है एंड स्टेट्स के पास भी होती है, ठीक है। तो कोई भी जो है इनमें से लेजिस्लेट कर सकता है कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में, कोई भी मैटर हो, ठीक है। तो आंसर जो है आपका वो रहेगा आपका 1 ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है जो कि आपको बतानी है। एंड पहली स्टेटमेंट है कि द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ अ स्टेट पीसीएस आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर बट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो स्टेट पीसीएस जो है यानी पीएससी जो हैं उनके चेयरमैन और मेंबर जो है उनको अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन उनको रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। दूसरा है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको अपॉइंट जो है वो भी गवर्नर करेगा, और रिमूव्ड लेकिन उसको सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर आपका रहेगा वो बोथ, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट जो सही हैं, चाहे वो पीएससी का मेंबर हो चाहे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो, अपॉइंट गवर्नर करेगा लेकिन उसको रिमूव करने का हक गवर्नर के पास नहीं होता, वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी। तो एमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है कि रेजोल्यूशन अप्रूविंग एंड डिस अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इज टू बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। दूसरा है रेजोल्यूशन अप्रूविंग एंड डिस अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इज टू बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। तीसरा है कि रेजोल्यूशन डिस अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इज टू बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। एंड चौथा जो है सॉरी इसको डी जो है इसको आप नन करेंगे। ओके, डी जो है आपका वो नन आएगा, और यही आपका सही आंसर है। क्योंकि क्या रहता है कि जब आप अप्रूव करते हैं नेशनल एमरजेंसी, तो अप्रूवल के टाइम आप किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है यानी ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वहाँ से आप उसको अप्रूव करवा सकते हैं बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। अप्रूव करवाना है तो किसी भी हाउस से करवा सकते हैं, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी का केस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप डिस अप्रूव करवाना चाहते हैं, सॉरी मैं साइड पर लिखता हूँ, देखिए अप्रूव करवाना है तो आपको ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से आप अप्रूव करवा सकते हैं, और आपको चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। और जब आपको डिस अप्रूव कराना है तो डिस अप्रूव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के थ्रू ही होगा, और वो भी आपकी सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी से जो आप डिस अप्रूव करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसको नन कर दीजिएगा, और यही आपका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपको पता है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी इशू करता है जब लेजिस्लेचर जो है जब आपकी पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं होती, तो उस ऑर्डिनेंस के लिए जो है कौन सी स्टेटमेंट सही है।
पहला है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड द टैक्स लॉ, एंड दूसरा है प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है टैक्स लॉज को अमेंड करने के लिए जो है उसको प्रमलगेट कर सकता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस के थ्रू टैक्स लॉज को अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आएगी तो ये जो है आपका सही स्टेटमेंट, क्योंकि इसके खिलाफ ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर जो है आपका वो 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व। ठीक है, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वहाँ पर बिल्स जो पड़े हुए रहते हैं तो उनके खिलाफ बिल्स के बारे में क्या हो जाता है फिर बिल्स का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अ बिल पास बाय लोकसभा पेंडिंग इन राज्यसभा डज नॉट लैप्स, एंड दूसरा है कि अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा एंड नॉट पास्ड बाय लोकसभा डजंट लैप्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि बिल जो पेंडिंग है अभी राज्यसभा में और जो लोकसभा ने पास नहीं किया है तो वो बिल जो है वो लैप्स नहीं करेगा। एंड बाकी पहला स्टेटमेंट आपका गलत रहेगा, क्योंकि बिल पास जो लोकसभा में हो गया है और राज्यसभा में अगर पेंडिंग पड़ा है तो वो जो है फिर वो लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल लॉजिक देखिए ये कहेगा कि जो बिल अभी राज्यसभा में देखिए पास नहीं हुआ है तो राज्यसभा क्या पता डिसॉल्व के बाद नई लोकसभा जो है वो नई लोकसभा आएगी, तो वहाँ पर जो बिल अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस हुआ तो नई लोकसभा जो आएगी उसको नए तरीके से हैंडल करेगी। ठीक है, तो वो लैप्स नहीं करेगा, उनके पास आएगा, वो उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन जो पिछली लोकसभा ने पास कर दिया है, मान लीजिए वो डिसॉल्व होगी तो नई किसी और की भी लोकसभा आ सकती है, तो वो पिछली लोकसभा यानी पिछली किसी गवर्नमेंट का बिल पास अगर लोकसभा में हुआ है तो वो उसको जो है वो आगे नहीं आने देगी, तो वो जो है फिर आपका लैप्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल जो है ये लॉजिक रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। ठीक है, मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर के बारे में बताना आपको क्या सही है। देखिए, मिनिस्टर जो है स्पेशल बताया गया है। मिनिस्टर ऐसा मिनिस्टर जो कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको पता है कोई भी इंसान उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है, चाहे वो किसी भी असेंबली का मेंबर ना हो, फिर भी उसको जो है मिनिस्टर बनाया सकता है मैक्सिमम 6 महीने के लिए। फिर उसके बाद जो है उसको किसी ना किसी हाउस में सिलेक्ट होना पड़ता है। तो मान लीजिए अभी तक जो 6 महीने नहीं हुए फिर भी उसको मिनिस्टर बना दिया 6 महीने के लिए, तो उस 6 महीने में जो है वो क्या क्या कर सकता है। ऑप्शन पहला कि कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, यानी कि सिर्फ लोकसभा की प्रोसीडिंग में बैठ सकता है। दूसरा है कि सिर्फ राज्यसभा की प्रोसीडिंग में बैठ सकता है। तीसरा है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी की भी प्रोसीडिंग में बैठ सकता है। और चौथा है कि नहीं, प्रोसीडिंग में बिल्कुल नहीं बैठ सकता जब तक उसको मेंबर नहीं बनाया जाता किसी भी असेंबली का, किसी भी दोनों पार्लियामेंट्स का। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी की भी प्रोसीडिंग में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ऑल्दो वोट का भी अधिकार होता है। ठीक है, तो प्रोसीडिंग जो है चाहे राज्यसभा की हो चाहे लोकसभा की वो कर सकता है। हाँ, 6 महीने तक फिर अगर उसको किसी भी विंग का जो है मेंबर नहीं बनाया जाएगा तो फिर जो है उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिसीजन वेदर आ बिल इज़ मनी बिल और नॉट इज़ डिसाइडेड बाय स्पीकर। ठीक है, तो एक बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं ये फाइनली कौन डिसाइड करता है? ये आपका स्पीकर डिसाइड करता है। लेकिन क्वेश्चन है कि डिसीजन जो होगा, मान लीजिए कोई डिसीजन स्पीकर ने ले लिया तो उस डिसीजन को कौन क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, कौन इसके स्पीकर के डिसीजन को कोई क्वेश्चन या कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन है कि एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, यानी किसी कोर्ट में आप नहीं ले जा सकते कि नहीं जी स्पीकर ने इस बिल को मनी बिल कह दिया है, ये बिल नहीं था मनी बिल। या फिर लोकसभा इस पर क्वेश्चन नहीं करेगी, या फिर प्रेसिडेंट जो है वो क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा एनी ऑफ देम। ठीक है, तो अगर स्पीकर ने कह दिया कि ये बिल मनी बिल है या स्पीकर ने कह दिया कि ये बिल मनी बिल नहीं है, वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, उसको इन तीनों में से किसी के आगे जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका रहेगा एनी ऑफ देम। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट में से करेक्ट है? पहला है कि राइट टू वोट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कि राइट टू वोट जो है फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरा है कि प्रिजनर्स एंड अंडर ट्रायल्स इन इंडिया डू नॉट हैव राइट टू वोट। कि जो प्रिजनर रहते हैं जेल में, जो सज़ा जो है वो बिता रहे हैं, या फिर अंडर ट्रायल्स हैं जिनकी अभी ट्रायल्स चल रही हैं, सज़ा आल्दो नहीं सुनाई गई,
उनके पास राइट टू वोट का अधिकार नहीं होता। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो इसमें आपका स्टेटमेंट जो है सेकंड जो सॉरी स्टेटमेंट दोनों ही सही है। ओके, ठीक है। राइट टू वोट पहली बात है फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। और जो प्रिजनर्स एंड अंडर ट्रायल्स हैं इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता, ठीक है, ये वोट नहीं दे सकते। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पॉलिटी के बाद डिस्कस हुए हैं। आगे भी और मॉक टेस्ट आएंगे और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करते रहिए एंड देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।